हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आई सेती। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम कहाँ तक पहुंच गए? चैप्टर नंबर 84 तक पहुंच गए। इसमें हम आज बात करेंगे कोलिशन गवर्नमेंट की, गठबंधन सरकार की, गठबंधन सरकार की। ठीक है। सो ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है @मंजू PWUPSC वाला। आप इसको सर्च कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, क्लासेस का PDF, क्लास नोट, सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। ये टेलीग्राम है आपके लिए, ठीक है, नोट्स के लिए, क्लास नोट्स के लिए, PDF के लिए। अच्छा, ये देखो कि जब हम बात करेंगे संसदीय व्यवस्था की, हमने अपनाया, पहले कुछ चीजों को सुन लो, फिर हम आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। तो गठबंधन सरकार का मतलब है क्या, हम और इस व्यवस्था की हमें जरूरत आखिर है क्यों? गठबंधन सरकार की व्यवस्था, गठबंधन का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि कुछ लोगों ने क्या किया है, गठबंधन किया, मतलब साथ में आए हैं। साथ में कौन लोग आए हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। तो जब इस संदर्भ में हम देखते हैं कि सरकार बनी, जैसे कि पीएम मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वह तीसरी बार बन गई है ना। पीएम 3.0 आप जो गवर्नमेंट देखेंगे, मोदी 3.0। तो यहां पर क्या है कि गठबंधन की सरकार बनी, मतलब एक से ज्यादा जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी ने साथ में मिलकर जो सरकार है वह बनाई। तो जब एक से ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह साथ में मिलकर गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं, गवर्नमेंट को बनाती हैं, उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। वैसे तो गठबंधन का मतलब होता है एक साथ विकास करना, है ना, टू ग्रो टुगेदर। बट जब हम राजनीतिक अर्थों में देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वे सत्ता बनाने के उद्देश्य से एक साथ आ जाती है। आप देखिए 2014 में जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी वो लगभग 30 वर्षों के बाद, 40 वर्षों के बाद, मतलब कई दशकों के बाद अगर हम कहें तो पहली ऐसी गवर्नमेंट बनी थी जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अब हमने अपनाया हुआ है बच्चों पार्लियामेंट्री सिस्टम को, इस बात को आप समझें। तो गठबंधन सरकार में हमें देखना है इसका अर्थ क्या है, विशेषता क्या है। विशेषता, अर्थ, गठन, गुण एंड अवगुण। ठीक है, चलो। तो कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में समझने के लिए, कोलिशन गवर्नमेंट को समझने के लिए थोड़ा सा संसदीय व्यवस्था को समझना होगा। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया और संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, बहुमत वाली सरकार होती है, मतलब जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें तो संसदीय व्यवस्था का पहला गुण क्या है, मतलब एक अगर हम विशेषता की बात करते हैं कि दो प्रधान होंगे, उसके बाद अगली बात यही तो आती है। तो संसदीय व्यवस्था में सरकार कौन बनाएगा, जिसके पास बहुमत होगा। सरकार कौन बनाएगा, सरकार कौन बनाएगा, सरकार बनाएगा जिसके के पास क्या होगी बच्चों, मेजोरिटी होगी, जिसके पास बहुमत होगा, मेजोरिटी होगी, बहुमत होगा। अब देखो बहुमत किसका बहुमत, लोकसभा में है, लोकसभा जो जनता का सदन है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543, 543 सीट है। और इस 543 सीट के अगर हम बहुमत की बात करें तो लगभग आपको 272 सीट चाहिए होती हैं। 272 ये आंकड़ा है बहुमत का, कि अगर आपको 272 सीट मिल गई तब आप जो सरकार है वह बना सकते हैं। 272 सीट पर आप सरकार बनाएंगे। तो ये हुआ क्या, अब एक पार्टी ले आए, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, जो कि 2014 से लेके मतलब 2 बार तो बीजेपी को मिली गई। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे तीसरी बार जो है, वैसे तो पीएम मोदी का चल रहा था कि अब की बार 400 पार, बार वो 400 पार ना होगी, वो लिमिट रह गया और इस आंकड़े से काफी दूर थी इस बार की बीजेपी। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जब एक पार्टी ये नहीं लेकर आ पाई, इस बात को समझो, जब ये जो आंकड़ा है वह एक पार्टी नहीं, एक पार्टी को नहीं मिला, एक राजनीतिक दल को नहीं मिला क्या, बहुमत, जो ये बहुमत था, मेजोरिटी थी, वो एक पार्टी को नहीं मिला, तो दो पार्टी आ गई, दो या दो से अधिक पार्टी, दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आ गए। आया समझ में? बस इसी को हम क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक राजनीतिक दल जब मिलकर सरकार बनाते हैं उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। गठबंधन कर लिया। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं कि चलो ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोगों की अप्रोचेज आएंगी, एक सर्वसम्मति से अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। सरकार जो है, अब ऐसा नहीं है कि मोदी जी कभी भी 8 बजे आ गए और भाइयों और बहनों कह के कभी भी नोटबंदी कर दी, कभी भी किसी भी तरह की घोषणाएं कर दी।
तो यहां पर क्या है कि बच्चों कि अगर जो सरकार है वो मनमानी नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अब केवल सरकार की नहीं चलने वाली, केवल एक व्यक्ति जो है उसकी नहीं चलने वाली, केवल एक पार्टी की नहीं चलने वाली। तो पीएम जो है वो बहुत स्ट्रांग डिसीजन कब ले पाते हैं, जब उन्हें 272 मिल गए। मान लीजिए अगर एक पार्टी को, जैसे कि बीजेपी को मिल गए, एक पार्टी बीजेपी, जब बीजेपी को बहुमत मिल गया और ऐसे में पीएम मोदी जी जो है वह बड़े स्ट्रांग डिसीजन, लेकिन अब जब गठबंधन की बारी आई तब जो पीएम है वह कमजोर हो गया। गठबंधन में पीएम जो है वह क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अब वह उतना स्ट्रेट डिसीजन नहीं ले सकता कि कभी भी कोई भी डिसीजन ले लिया, क्योंकि अब आपकी कुर्सी के जो 4 पाए हैं वह केवल आपकी पार्टी के नहीं है, एक किसी और का है, एक किसी और का। और जैसे ही अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया कि उनको पसंद नहीं आया, वो हटे और आपकी कुर्सी गई, आपकी कुर्सी धड़ाम से गिरी, सरकार गिर गई। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1977 में पहली बार जो गठबंधन की सरकार है वह इस देश में बनती है, जनता पार्टी की सरकार, और जिसमें पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई, ठीक है, जो कि कांग्रेस से थे। अब देखो इसमें कौन कौन से दल शामिल थे, कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, चंद्रशेखर ग्रुप है ना, जो पुराने वाले थे, चंद्रशेखर ग्रुप। तो ये सारे जो लोग हैं वो साथ में आए थे। तो यहां पर क्या है कि सभी ने मिलकर जो है सरकार बनाई थी। तो बेसिकली जब आप सत्ता पाने के उद्देश्य से सब एक साथ आ जाते हैं कि चलो हम एक जैसी नीतियां बनाएंगे, एक साथ काम करेंगे, मिलजुल कर जो डिसीजन है वह लेंगे, तब जाके इस तरह की जो गवर्नमेंट है वह फॉर्म होती है। ये पहली बार था। लेकिन इसका एक हम ड्रॉबैक कह लें, इसकी एक कमजोरी कह लें कि बेसिकली जब आपकी कुर्सी के 4 पाए आपके नहीं होते और ऐसे में कब वो कुर्सी टूट जाए, सरकार कब गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। अस्थिर सरकार एक इसका ड्रॉबैक है, अस्थिर सरकार। जहां हम इसके एक पॉजिटिव मैनर की बात कर ले तो इसकी अच्छी बात यह है कि चलो ज्यादा लोगों का जो डिसीजन है वह होता है, सरकार जो है वह तानाशाही नहीं हो पाती, निरंकुश नहीं हो पाती, है ना। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं गठबंधन में। आ गया समझ में। तो अगर हम गठबंधन के अर्थ की बात करें कि आखिर जो एक गठबंधन है इसका अर्थ क्या होगा, पहले तो अर्थ देख लो। गठबंधन, चलो खैर नेक्स्ट पे चलते हैं। गठबंधन सरकार का आखिर जो अर्थ है वह क्या है, ठीक है। तो वैसे तो देखो ये जो वर्ड है वह लैटिन वर्ड से लिया गया। गठबंधन जो वर्ड है इंग्लिश में अगर हम देखें इसको कहा जाता है क्या, कोलिशन। और ये जो कोलिशन वर्ड है ये वर्ड है लैटिन भाषा का, ये लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका मतलब होता है टू ग्रो टुगेदर, एक साथ विकास करना, टू ग्रो टुगेदर, एक साथ बढ़ना, एक साथ बढ़ना, एक साथ विकास करना, संगठित रहना, ये इसका मतलब हुआ। लैटिन भाषा में कोलेशन का मतलब क्या है, टू ग्रो टुगेदर, एक साथ चलना, एक साथ बढ़ना, एक साथ विकास करना। अब अगर हम इसके हिंदी अर्थ की बात करें कि इसका हिंदी अर्थ जो है वह क्या है, इसका हिंदी अर्थ है गठबंधन। हिंदी अर्थ क्या है, गठबंधन। हिंदी अर्थ है इसका गठबंधन और इसका मतलब होगा कि जो विभिन्न भाग है उनको एक साथ जोड़कर चलना, विभिन्न भागों को संयुक्त करना, विभिन्न भागों को संयुक्त कर देना, चीजों को जोड़ देना, है ना, विभिन्न भागों को क्या कर देना, संयुक्त कर देना। यहां तक अर्थ खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये तो हम अनुवाद पढ़ रहे थे। अब हम देखें कि अगर हम इसका राजनीतिक अर्थ देखें, अब आ गया कि इसका पॉलिटिकल मीनिंग जो है वह क्या है, इसका राजनीतिक अर्थ, पॉलिटिकल मीनिंग आखिर कोलिशन का क्या है। तो इसका राजनीतिक अर्थ है कि बेसिकली जो राजनीतिक दल है वह आपस में जुड़कर साथ में आ रहे हैं, है ना। इसका राजनीतिक अर्थ क्या है, बेसिकली एक अलायंस बनता है पॉलिटिकल पार्टी का, अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो राजनीतिक दलों का आपस में एकजुट होकर, राजनीतिक दलों का
आपस में एकजुट होकर सरकार बनाना या गठबंधन करना, आपस में एकजुट होकर गठबंधन बनाना। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो बेसिकली इसकी एक जो डेफिनेशन हमें समझ में आती है कि ऐसी सरकार बनेगी गठबंधन में जिसकी एक साझा सहमति होगी, एक साझा राजनीतिक एजेंडा होगा। मतलब ये नहीं कि अब किसी एक की ही चल गई, इसमें क्या है, अब एक से ज्यादा लोग हैं तो अब साझी सहमति भी तो बनेगी कि अब एक निर्णय मोदी जी अकेले नहीं ले सकते कि भाई सारी पार्टी पूरी पार्टी के लोग उनकी बात मान रहे, क्योंकि अब एक से ज्यादा पार्टी हैं। अब आप कैसे सबको मनाओगे, तो टाइम लग जाएगा। और ऐसे में आप क्या करोगे, सहमति बनानी पड़ेगी, ऐसे कार्यक्रम बनेंगे, साझी सहमति होगी, साझे कार्यक्रम होंगे, साझे एजेंडे होंगे, मतलब अब जो सबको पसंद आ जाए, साझे एजेंडे होंगे, साझे आपके जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है, जो आपके राजनीतिक कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम एजेंडा आप अकेले नहीं डिसाइड कर सकते। ये जो कार्यक्रम है ये भी अब साझे बनेंगे कि सबको पसंद आ जाए। तो अब यहाँ पर एक सहमति वाली जो सरकार है वह चलती है ना। तो यहाँ पर राजनीतिक शक्ति बेसिकली क्या कर रहा है, राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने के लिए ये सारी चीजें होंगी। राजनीतिक शक्ति का उपयोग अब सबको करना है, एक व्यक्ति नहीं कर पा रहा, चार लोग मिलकर कर रहे हैं। तो राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने के लिए आप साझे निर्णय लेते हैं। राजनीतिक शक्ति का उपयोग, राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने के लिए राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, सरकार ऐसे बनेगी कि साझे सहयोग होंगे, साझे कार्यक्रम होंगे, एक दूसरे से पूछ पूछ के बता के होगा। और अलग अलग राजनीतिक दल सरकार या मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। अब एक ही दल का पूरा मंत्रिपरिषद नहीं होगा, हम इसमें यह कहेंगे कि बेसिकली जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग दल मंत्रिपरिषद, क्योंकि अब मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद क्या है, जो मुख्य हम कहेंगे कि जो सारे मंत्री होंगे, लगभग 60-70 मंत्री जो होंगे, वो मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। तो यहां पर अलग अलग दल जो है वह मंत्रिपरिषद का निर्माण करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दल जो है उससे मंत्रिपरिषद का निर्माण कर लिया। सो पॉलिटिकल पार्टी कोऑपरेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। सबसे अच्छी बात क्या हो गई, एक लाइन को याद कर लो, पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन, political party cooperate to form a government. Political party political parties cooperate to form a government. क्लियर है इतना? आपको समझ में आ गया? प्लीज बताओ, गठबंधन का मतलब समझ में आ गया? तो जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वह गवर्नमेंट सरकार को बनाने के लिए एक साथ आती हैं, उसे ही हम गठबंधन सरकार कह देते हैं। क्लियर है? हिंदी अर्थ देख लिया, यहाँ पर हमने उसका जो पॉलिटिकल अर्थ है, राजनीतिक अर्थ है, वह भी देख लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वह एक साथ आ रही है, एकजुट होकर गठबंधन जो है बना रही है। जैसे कि पीएम मोदी, आप 3.0 गवर्नमेंट आप देख लीजिए, 3.0 गवर्नमेंट है ना, मतलब तीसरी बार। 3.0 का मतलब कि मोदी जी अब तीसरी बार आ गए, है ना। 2014 में पहली बार आए, फिर 19 और 24। 2014 में पहला कार्यकाल था इनका प्रधानमंत्री, 19 में, और फिर अब 24 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरा कार्यकाल। और यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि नेहरू जो है उनके 3 कार्यकाल थे, और इस तरह से मोदी जी उन लिस्ट में भी शामिल हो गए जिनका की कार्यकाल ज्यादा था। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे इसकी कुछ विशेषताओं की। इतना क्लियर हो गया? कोलिशन गवर्नमेंट के अर्थ की हमने बात कर ली। ठीक है, अब आगे चलेंगे। सो गठबंधन सरकार को कैसे हम परिभाषित करेंगे कि बेसिकली कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाएंगे, एक साझा कार्यक्रम बनाएंगे और राजनीतिक शक्ति सत्ता का जो प्रयोग है वह करते हैं। क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था में मेजोरिटी जिसके पास होगी उसका बहुमत दल का जो नेता है वह पीएम होगा, जो कि सरकार का प्रमुख होगा, और हमें इसलिए सरकार को चलाने के लिए आवश्यक है कि लोग साथ में आए। आधुनिक संसदों में गठबंधन आमतौर पर तब होता है जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और कई पार्टियां अपनी नीतियों से बहुत अधिक समझौता किए बिना साझा योजना बनाती हैं, तो वे सरकार में बन
बन सकती है। तो यहाँ पर कई ऐसी सरकारें बनी, लेकिन इसकी एक हम कहें कि एक ड्रॉबैक जो हमें दिखाई देता है, एक अवगुण दिखाई देता है कि पता नहीं चलता कब कौन खिसक जाए। जैसे कि जो पीएम मोदी को समर्थन दिया है ना, आप देखेंगे कि इसमें नीतीश कुमार का नाम है, और आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जो है वे डांस करते रहते हैं दो पार्टी के बीच में, है ना। एक बार कांग्रेस में चले गए, फिर यहाँ पर आ गए, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। तो यहाँ पर बेसिकली एक अस्थिर सरकार के लिए उनको जो है वह देखा जा रहा था। तो जब उन्होंने शपथ ली थी तब स्पेशली उन्होंने कहा था कि अब मेरा मन जो है वह बहुत स्थिर है और मैं इधर उधर नहीं होऊंगा, है ना। तो ये बात जो है वह काफी चर्चा में रही थी, क्योंकि एक वो ऐसा लग रहा था कि शायद मोदी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार ने जो है वह सहयोग दे दिया। तो एक से ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज है वह साथ में आ जाती है, लेकिन वो बार्गेनिंग भी करती है। फिर वो बार्गेनिंग जाते हो इस बात को लेके करेंगे, हमें ये पद दो, हमें ये वाला मंत्रालय दो, वो सारी चीजें होती है। तो समटाइम्स ये होता है कि सरकार ऐसी मांगों को भी मानती है जो कि जायज ना हो। समटाइम्स सरकार ऐसे लोगों को भी पद दे देती है जो कि बहुत योग्य ना हो, है ना। तो ये थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक जो है वह समझ में आता है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे, आओ जरा हम इसकी विशेषताओं पे देखेंगे क्या विशेषताएं हैं। थ्री स्टेटमेंट है। फर्स्ट कहता है गठबंधन राजनीति की पहचान विचारधारा नहीं बल्कि व्यवहारिकता है। व्यवहारिकता, विचारधारा से थोड़ी जुड़ रहे हैं कि भाई हमारी एक विचारधारा थी इसलिए हम साथ में आ रहे हैं। ये व्यवहारिकता थे कि अगर तुम साथ में नहीं आओगे तो सरकार नहीं बन पाएगी, ये व्यवहारिकता वो समझ गए थे। तो यहां पर क्या है कि व्यवहारिकता ज्यादा है, विचारधारा के आधार पर मिलना होता तो फिर वो पहले ही मिल जाते। लेकिन जब एक पार्टी जो है अल्पमत में थी, उसको आपने सहयोग देने के लिए साथ में, तो व्यवहारिकता है कि चलो हम भी सरकार बनाने का हिस्सा हो गए और हमें भी इसमें अच्छा पद मिल जाएगा। गठबंधन की राजनीति स्थिर नहीं बल्कि गतिशील मामला है, क्योंकि गठबंधन के घटक सामूहिक विघटित हो जाते हैं और नए समूह बनाते हैं। बिल्कुल सही है। अब जैसे कि मान लो पीएम मोदी गवर्नमेंट है, जो लोगों ने सपोर्ट किया है और जाके वो आंकड़ा 272 तक पहुंच गया। अब मान लो यही लोग जो है वह कांग्रेस को सपोर्ट कर दे, यही लोग अगर कांग्रेस को सपोर्ट कर दे, ये आंकड़ा कांग्रेस के पास पहुंच जाए तो मोदी सरकार तो गिर जाएगी ना। तो ऐसे में क्या है कि बेसिकली राजनीतिक मामला जो ये मामला है वो स्थिर मामला बिल्कुल भी नहीं है, एक अस्थिर मामला है, एक गतिशील मामला है। क्योंकि जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया वही सपोर्ट किसी और को कर देंगे तो उसकी सरकार बन जाएगी, है ना। नेक्स्ट है गठबंधन सरकार न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करेगी जो गठबंधन के सभी सदस्यों की आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर सकती। गठबंधन सरकार न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करेगी और गठबंधन के सभी सदस्यों की आकांक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर सकती। ऐसा कभी पॉसिबल है? कहते हैं कि ऐसे तो लोग भगवान से भी खुश नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप सबको खुश नहीं कर सकते, आपकी नीतियां सबको खुश नहीं कर सकती। हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऐसा हो कि वो खुश हो जाए आपकी नीति से। अब सब थोड़ी ना मोदी को पसंद करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया कि बेसिकली सब पसंद नहीं कर रहे सब योजनाएं, तो भले कुछ ऐसा हिस्सा कम हो, ऐसा परसेंट ना पसंद करने वाला कम हो, 5-10% हो, 20% हो, 30% हो, व्हाटएवर। तो यहां पर क्या है कि कुछ ऐसे लोग उस सरकार में भी है, लेकिन फिर भी एक न्यूनतम कार्यक्रम बन गए। तो चलो कम से कम इतना तो मान ही जाओ, है ना, कम से कम इस बात में तो सहमति ही हो, भले उसकी असहमति नहीं, फिर चलो ठीक है, हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर काम करेगी, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि आप सबको खुश कर दे। तो यहां पर सारे कथन जो है वह सही है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और हम कुछ विशेषताओं पर आते हैं कि आखिर इसकी जो है वह क्या क्या विशेषताएं होती हैं। गठबंधन सरकार की जो विशेषताएं हैं वह क्या क्या विशेषताएं हैं, हम 3-4 विशेषताओं पे फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए पहली बात कही जाती है कि जो ये गठबंधन की सरकार बनी, इसका जानते हो आधार क्या होता है? एक राजनीतिक अगर हम विशेषज्ञ की बात करें, जे.जी. जौहरी, उन्होंने कहा कि बेसिकली उन्होंने 7-8 ऐसी विशेषताएं बता दी कि ये विशेषताएं बेसिकली एक गठबंधन की सरकार में होंगी। पहली बात वे करते हैं कि गठबंधन कुछ प्राप्ति वस्तुओं के आधार पर बनेगा। इसका आधार क्या होगा? कुछ प्राप्तियां होगा। गठबंधन का आधार, ये बताओ कोई आपके साथ गठबंधन करेगा, वो पहले पूछेगा भैया क्या दोगे इसमें हमें, है ना। तो गठबंधन का आधार, यही तो बात है, विचारधारा आधार थोड़ी है। गठबंधन का आधार हमें कौन सा मंत्रालय दोगे, हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं, 20 सीट दे रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, वो वाली बात हो गई। तो गठबंधन का आधार क्या है? कुछ वस्तुएं हैं, कुछ प्राप्तियां हो सकती हैं, वस्तुएं व प्राप्तियां, कि हमको क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा, वो वाली बात। गठबंधन का आधार वस्तुएं प्राप्तियां होंगी, पहली बात। अगली बात इसमें कहा जाता है कि कम से कम गठबंधन, हम उसको तो अब एक ही आदमी है तो क्या गठबंधन, गठबंधन के लिए जरूरी है ना कि कम से कम 2 लोग तो हो। तो इसमें कहा जाता है कि गठबंधन में कम से कम 2 सरकार, 2 पार्टियां तो होंगी, कम से कम 2 सहयोगी दलों का होना, कम से कम 2 सहयोगी
दलों का होना। कम से कम 2 लोग तो होंगे ही, अधिक से अधिक 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, पर ये मिनिमम है कि एक पार्टी को गठबंधन नहीं कहेंगे, कम से कम 2 लोगों का होना ही गठबंधन कहलाएगा। इसके बाद इसमें यह कहा जाता है, बेसिकली अगर हम नेक्स्ट देखें कि जो गठबंधन प्रणाली है उसका आधारभूत सिद्धांत है विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मिलन। गठबंधन सरकार का आधार क्या है? विशिष्ट हितों का अस्थायी, विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मेलन, स्थायी नहीं, अस्थायी। और ये इसका एक अवगुण भी कहा जाता है, अस्थायी सम्मेलन, है ना। अब जैसे कि जिन पार्टियों ने बेसिकली सहयोग दिया, उन्होंने कुछ राजनीतिक पद मांग लिए, उन्होंने अपने लिए कुछ प्रभाव मांग लिया, कुछ शक्तियां मांग ली, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि बेसिकली इसका आधारभूत सिद्धांत ये है कि किसके जो विशिष्ट हित है वह कैसे पूरे हो रहे हैं, ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल्स। गठबंधन का आधारभूत सिद्धांत यही है कि विशिष्ट हित कहां किसके सध रहे हैं। नेक्स्ट इसमें इसी प्रकृति के लिए कहा जाता है कि बेसिकली ये स्थिर नहीं है, बल्कि ये मामला कैसा है? गतिशील है ना। तो गठबंधन का जो मामला है स्थिर नहीं बल्कि गतिशील मामला है, स्थिर नहीं बल्कि गतिशील मामला है। आया समझ में? आधारभूत सिद्धांत क्या है? विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मेलन, और इसलिए कहा जाता है कि ये मामला जो है वह स्थिर नहीं है, वो गतिशील मामला है, क्योंकि गठबंधन में जो दल शामिल होते हैं वो आगे जाके एक नया समूह भी तो बना सकते हैं कि अभी आपने बीजेपी को सपोर्ट किया, कल पता चला कांग्रेस को सपोर्ट कर दे, कांग्रेस की सरकार बन जाए। तो यहाँ पर क्या है कि लोकतंत्र में हमने जिस राजनीतिक पद्धति को अपनाया, राजनीतिक दलों को अपनाया, बहुमत के आधार पर हम सरकारों को बना रहे हैं, तो एक तरह से इसकी एक बहुत बड़ी कमी हम देखते हैं कि इसमें ऐसी सरकार जो है वह बनती है जो कि अस्थिर होगी। ऐसी सरकार बनती है जो कि कैसी होगी? अस्थिर होगी। कभी भी सरकार गिर सकती है और दूसरे की सरकार बन जाए। तो जब तक मामला बहुमत में सेट है तब तक ठीक है, नहीं है सेट कोई बात नहीं। अब आगे हम देखेंगे कि गठबंधन की राजनीति का जो आधार है वो आधार कैसा है? समझौता है, और अपरिवर्तनीय राजनीतिक आग्रहों का इसमें कोई स्थान नहीं होता। तो यहां पर बेसिकली इसमें आपने देखा कि ये जो है उसमें राजनीतिक आधार क्या है? इसका समझौता। जब तक समझौता है तब तक सारी चीजें ठीक हैं। समझौता ही तो है, ऐसा थोड़ी था कि बहुत ज्यादा मोदी जी की विचारधारा पसंद थी तो बाकी लोग साथ में आ गए। एक समझौता था कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें ये सपोर्ट करना है, या फिर जिस तरह की मांगे कोई राज्य मनवाना चाहता है। मान लीजिए कोई क्षेत्रीय दल है, कोई राज्य स्तरीय दल है, वो पता है कि अब हम राष्ट्रीय सरकार बनाने वाले हैं, हम देश की सरकार बनाने वाले, नेशनल गवर्नमेंट बनाने वाले हैं, तो अपने हितों को साध लेती है। विशेषताओं में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आ जाएगी। जब पॉजिटिव पढ़ेंगे तब केवल पॉजिटिव पक्ष, जब नेगेटिव पढ़ेंगे केवल नेगेटिव पक्ष, पर विशेषताओं में दोनों बातें, क्योंकि इसमें स्थिरता की भी बात हो गई, गतिशीलता की भी बात हो गई, समझ रहे हैं। तो इसमें ये दोनों मामले साथ में आ जाएंगे। इसके बाद इसमें यह कहा जाता है कि बेसिकली ये न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर ये काम करेगी कि जो गठबंधन की सरकारें हैं, ऐसी सरकारें, क्वेश्चन में जो बात पूछी थी वही बात है कि न्यूनतम कार्यक्रम, ना तुम्हारी ना मेरी, कम से कम इतना, है ना, वो वाली साधने वाला मामला हो गया। ऐसी सरकारें न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करती है, न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करती है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कार्यक्रम जो है कुछ ऐसे बना लिए कि सामने वाली सरकार जो है या सामने वाली जो पार्टी है वह सपोर्ट ना करे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें कहेंगे कि बेसिकली ये व्यवहारिक है, ना कि विचारधारा। विचारधारा पसंद होती तो पहले ही साथ में खड़े होते। तो यहां पर क्या कह दिया कि बेसिकली जो ये गठबंधन की विचारधारा है, गठबंधन एक विचारधारा का मामला नहीं है, विचारधारा का मामला नहीं है, विचारधारा का मुद्दा नहीं है, बल्कि कौन सा मुद्दा है? बल्कि एक व्यवहारिक मुद्दा है। प्रैक्टिकल हो गए कि भाई किसी की सरकार नहीं बन पाएगी, इससे अच्छा चलो मिलकर सत्ता का भोग करते हैं। तो एक व्यवहारिक मामला है, एक विचारधारा का मामला नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक मामला है।
समझ में आई ये बात की बहुत प्रैक्टिकल मामला है कि भाई सरकार अब बनानी है, एक पार्टी को मिल नहीं रहा है बहुमत, तब ऐसे में आओ सब साथ में मिलकर सरकार जो है वह बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हम कहेंगे कि इनके बीच में ये जो समायोजन होता है, उस समायोजन का लक्ष्य क्या होता है? समायोजन मतलब एक साथ जो आ रहे हैं, गठबंधन का लक्ष्य क्या है? सत्ता की प्राप्ति। ये जो समायोजन है, गठबंधन है, समायोजन का लक्ष्य क्या है? सत्ता को प्राप्त करना, सरकार को प्राप्त करना, सत्ता प्राप्ति, है ना। तो यहां पर ये इसकी कुछ विशेषताएं होगी। अब हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे। गठबंधन के गड़बड़ झाले न जाने कौन है किसके पाले, तो ये समझ में नहीं आता, तो यहां पर हम इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुण और अवगुणों की बात करेंगे कि आखिर इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है वह क्या है और जो नेगेटिव पॉइंट है वह क्या है। सबसे पहले देखो कि इसके कुछ लाभ है, और लाभों में यह बताया गया है कि बेसिकली ये जो सरकारें हैं वह इतनी ज्यादा सामर्थ्यशील कैसे होती, मतलब इनके पास सामर्थ्य ज्यादा है, ये कैसे है आखिर। तो यहां पर हम इसके कुछ गुणों की बात करेंगे पहले। ठीक है, कुछ हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वह देख लेते हैं। चलिए, गुणों की बात करेंगे। पहला है कि इसमें विभिन्न हितों का सामंजस्य हो जाता है। विभिन्न हितों का सामंजस्य, विभिन्न हितों का सामंजस्य हो जाता है, क्योंकि अगर एक सरकार है, एक पार्टी की सरकार है, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेती है, लेकिन जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तब पूछ बता के जो निर्णय है वह लिए जाते हैं। और ऐसे में क्या होगा कि बेसिकली आपको एक जो सामंजस्य है वह बैठाना पड़ता है, और जब सामंजस्य बैठाओगे आप तभी बैठाओगे जब अगर किसी की शिकायतें आप वो भी सुन लोगे। इस हिसाब से भी एक अच्छी सरकार है शिकायतों का निवारण, इस हिसाब से भी अच्छी सरकार है, क्योंकि शिकायतों का जो निवारण है ये भी इसमें संभव हो जाता है। ये इसका पहला गुण हो गया। ठीक है, ये इसका पहला गुण हो गया कि अगर अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, सब साथ में आएंगे, डेफिनेटली उनके बीच में सामंजस्य की आवश्यकता जो है वह ज्यादा होगी। अब अगर हम इंडिया की बात करें, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, विविधता इसकी सबसे बड़ी, डाइवर्सिटी। जब आप पॉलिटी को शुरू करते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ना, नॉट लक्ष्मीकांत तो चल ही रहा है। आपको पहला उसमें लेक्चर जो पढ़ाया जाता है, फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वो होता है डाइवर्सिटी, विविधता। उसी से आपको समझाया जाता है कि अगर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा विविधता है, और ऐसे में इस विविधता के बीच में हमें जरूरत होती है कि हम सब लोगों की बात सुने, और उसके लिए लोकतंत्र जो है वह एक बेस्ट तरीका है। सो हमने लोकतंत्र को अपना लिया। तो देखो भारत जो है बहुत ज्यादा विविध है, चाहे हम संस्कृतियों की बात करें, भाषा भाषी की बात करें, है ना, जाति धर्म के आधार पर देखें, अलग अलग समूह के आधार पर देखें, तो यहां पर देखो कि बेसिकली अगर विविधता है तो विविधता में जो गठबंधन है वो सबका प्रतिनिधित्व कर देता है। तो गठबंधन एक प्रतिनिधित्व गठबंधन, ठीक है। तो विविधता का जो प्रतिनिधित्व है वह गठबंधन सरकार बड़े अच्छे से करती है कि चलो सब पार्टियों के लोग हैं, या फिर मतलब जितने भी दल के लोग हैं, तो एक तरह से एक विविधता जो है, डाइवर्सिटी है, उसका सामंजस्य हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि लोगों को इनके जो निर्णय है वो ज्यादा सही लगते हैं। ठीक है, अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग हैं। अगला टॉपिक यही है कि अगर अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं, तो ऐसे में जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो कैसे लिए जा रहे हैं? सर्वसम्मति से, सबकी सम्मति हो गई, है ना, सर्वसम्मति से निर्णय लिए जा रहे हैं, और ऐसे जो डिसीजन है वो ज्यादा स्वीकार्य होते हैं लोगों को भी। ऐसे जैसे कि आपने एक तरफा डिसीजन ले लिया, वो ज्यादा लोगों को स्वीकार्य नहीं हो सकता, लेकिन अगर डिसीजन वही पता है कि भाई सारे पक्ष इसमें शामिल थे, पूछ बता के डिसीजन लिया गया है, तब ऐसे में वो डिसीजन ज्यादा सही लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो निर्णय है वह कैसे है? सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। अब एक बार और देखो, संघीय व्यवस्था, हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया, फेडरलिज्म याद है आपको? नहीं याद आ रहा हो तो आज फेडरल जो व्यवस्था है, संघवाद, इसका आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो यहां पर संघीय व्यवस्था मजबूत बनती है, संघीय व्यवस्था जो है ये इसमें स्ट्रांग होती है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? दो स्तर पर कम से कम सरकारों का होना, है ना। तो यहां पर देखो, हमने देखा कि बेसिकली संघीय ताने बाने को ये मजबूत करती है, क्योंकि इसमें एक दल के मुकाबले, ऐसा नहीं कि कोई एक दल ही जो है इसमें डिसीजन ले रहा है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो भी शामिल हो जाती है, क्योंकि क्षेत्रीय दल भी सरकार में शामिल हैं। तो क्षेत्रीय दलों की और
राज्यों की आकांक्षाएं, ये भी इसमें आ जाती हैं और इसलिए हम कहते हैं कि ये संघीय व्यवस्थाओं को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक मनमानी पर रोक लगाता है। ये तो बहुत सही है, पीएम निरंकुश हो जाएगा अगर मान लीजिए थोड़ा सा तानाशाह जैसे कि मोदी पे अगर मोदी जी की बात करें, ठीक है, तो मोदी जी पर एक इल्जाम है, फिर हम कहते हैं कि हाँ लोगों को लगता है डिक्टेटरशिप की, चलो वो अपने डिसीजन जो है वह ले लेते हैं ना दोनों भाई मिलकर। तो यहाँ पर क्या है कि राजनीतिक जो दल है उसमें उनकी एक तानाशाही या मनमानी जो है उस पर जो रोक है वह लगती है। राजनीतिक मनमानी पर रोक, राजनीतिक मनमानी पर रोक, और एक संतुलित जो निर्णय है वह लिए जाते हैं, संतुलित निर्णय। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है सॉरी, ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, गुण हो गए। अब हम देखते हैं दोष, देखते हैं। देखो इसकी कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, ठीक है, जो हमें ज्यादा दिखाई देंगी। अगर हमने इसमें गुण जो है वह 5 पढ़े तो हमें इसके अवगुण 7 पढ़ने हैं। पहला इसमें यह कहा जाता है कि बेसिकली ये ऐसी सरकार है जो कि अस्थिर है और अल्पजीवी है। ये कैसी सरकार है, जो कि अस्थिर है, स्टेबल नहीं है, अल्पजीवी है। 13-13 दिन की सरकारें भी इस लोकतंत्र ने देखी है, 13-13 दिन की जो सरकारें हैं वो भी इस लोकतंत्र ने देखी है। तो यहां पर अगर मान लीजिए नीतिगत कोई मतभेद हो गया और इस नीतिगत मतभेद के चलते, अगर नीतिगत कोई मतभेद हो गया तो इस नीतिगत मतभेद के चलते जो सरकारें हैं वह अलग हो जाती हैं, जो पार्टियां हैं वह अलग हो जाती है, सरकार गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम देखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में डिसीजन मेकिंग की जो मेन पावर है, हमने जो इस तरीके को अपनाया इस देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, उसमें कहा जाता है कि मंत्री मिनिस्टर्स अगर तारे हैं तो चंद्रमा है पीएम। तो यहां पर पीएम की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, पीएम ही तो डिसीजन लेगा, है ना। मेन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ वास्तविक जो प्रमुख है वह पीएम है, जो कि मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह से काम कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद से डिसीजन मेकिंग करना मतलब साथ में सलाह लेना, ये सारी चीजें होती है, कैबिनेट जो बनाया जाता है। तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में अब आप बताइए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री की भूमिका कम हो रही है, शक्तियां कम हो रही है या बढ़ रही है, कम हो रही है। तो संसदीय व्यवस्था में जो प्रधानमंत्री हैं, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका या प्रधानमंत्री का प्रभाव हम कह लें, प्रधानमंत्री का प्रभाव कम हो जाता है, प्रधानमंत्री का प्रभाव कम हो जाता है। इवन हमने एनसीईआरटी में भी इस बात को पढ़ा था कि अब पीएम अपने से खुद से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, पूछ बता के निर्णय ले रहे हैं। तो गठबंधन सरकार में जो पीएम है उनकी जो भूमिका है वह एक वास्तविक प्रमुख की जगह पर, एक मीडियोकर की हो जाती है, एक मध्यस्थ की हो जाती है कि विभिन्न पार्टियों के बीच में वो सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं। क्या तुम्हें पसंद है ये निर्णय, क्या ऐसा निर्णय ले ले, फिर दूसरे से पूछ नहीं ऐसा नहीं, इसमें कुछ चेंज कर लो। तो यहाँ पर क्या है कि एक जो मीडिएटर की भूमिका है, जो मध्यस्थ की भूमिका है वो ज्यादा हो जाती है, ये बात इसमें कही जाती है। फिर हम देखेंगे कि बेसिकली गठबंधन की सरकार का एक जो अवगुण कहा जाता है कि जो गठबंधन है इसको कहा जाता है ये सुपर पीएम है। गठबंधन को कहा जाता है कि ये क्या, ये पीएम नहीं है, ये सुपर पीएम है। और ना केवल सुपर पीएम बल्कि गठबंधन को सुपर कैबिनेट की भी दर्जा दिया जाता है, सुपर कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है कि कोई भी निर्णय है तो ना केवल पीएम बल्कि कैबिनेट की जो भूमिका है वह कम हो जाती है। अब गठबंधन का चूंकि जो महत्व है वह ज्यादा है, इसलिए क्या कह दिया कि बेसिकली ये जो है वह सुपर कैबिनेट है, सुपर कैबिनेट की जो नियुक्त बात है वह कह दी जाती है। और इसलिए इसमें सरकारी मशीनरी के संचालन में मंत्रिमंडल की जो भूमिका है वो कम हो जाती है। सरकारी मशीनरी के संचालन में, सरकारी मशीनरी के संचालन में मंत्रिमंडल की भूमिका कम हो जाती है, मंत्रिमंडल की भूमिका कम हो जाती है, कम हो जाती है।
ठीक है, तो अब जब सारी पार्टियों ही से पूछना है तो वो जो गठबंधन बना है उसी से पूछ लो, इसलिए हमने उसको सुपर पीएम कह दिया, सुपर कैबिनेट कह दिया। एक और मामला इसमें आता है बच्चों कि बेसिकली समटाइम्स कुछ ऐसी मांगे होती हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठनी चाहिए, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, पर अब चूंकि क्षेत्रीय जो सरकार है उसके द्वारा जो सरकार को सपोर्ट किया गया तभी जाके सरकार बनी, तो वो अपनी कभी कभी व्यर्थ मांगों को भी मनवा लेता है और ऐसे में कार्यपालिका को बाध्य कर देता है। तो यहां पर राष्ट्रीय मुद्दों में क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता मिल जाती है, क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता, राष्ट्रीय हित को साइड कर दिया जाता है, क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता मिल जाती है। अब सरकार तो बचानी है ना, तभी तो आगे के डिसीजन ले पाओगे, मजबूरी है भैया क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देना। और यहां पर हम देखेंगे कि अभी जो कार्यपालिका है वो अब बाध्य हो जाती है इन मुद्दों को मानने के लिए, जो कार्यपालिका है वह कुछ निर्णयों से बाध्य हो जाती है। आ रहा है समझ में? बहुत टफ टॉपिक नहीं, मीन्स का एक टॉपिक है, लेकिन हाँ पूछा भी जा सकता है क्योंकि इस बार की जो सरकार है वह गठबंधन की सरकार बनी 2 कार्यकालों के बाद। ठीक है, एक बात और, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि अभी जो क्या चल रहा है, अभी मुद्दा करोल बाग में आपने देखा कि एक जो बेसमेंट था जिसमें कि एक लाइब्रेरी जो है वह चल रही थी, और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला बेसमेंट था या आखिरी बेसमेंट था, ऐसे बहुत सारे बेसमेंट है जो आप नीचे देखते तलघरा टाइप का बना देते, निकलने के एक ही निकास था, और ऐसे में वहां पे सीवर पाइपलाइन फट गई और बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे, और 3 बच्चों के आसपास, वैसे यही जानकारी है कि 3 बच्चे जो है उनको वो उसमें उस पानी में डूब के मर गए। आप देखेंगे बहुत समय से ये चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया। मुखर्जी नगर मैं भी आती जाती हूँ इस रोड से तो दिखता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भाई उन बच्चों की जो डेथ हुई है ना वो एक तरह से मर्डर है, हत्या है, क्योंकि अब कोचिंग वाले कह रहे हैं कि सरकार कह रही है एमसीडी, मतलब सब वही चल रहा है, कोई कह रहा है एमसीडी की गलती है, कोई कह रहा है कोचिंग वालों की गलती है, बस वही चल रहा है। तो दोषारोपण हो रहा है, जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। जब एक बच्चा वही सिलेक्ट हो जाता है तो सब कहने लग जाते हैं, वही बात है, सफलता के बिना कहे सफलता के 100 बाप होते हैं, ये कहावत बहुत सच है। एक बच्चा जब सिलेक्ट हो जाता है ना तो उसको कहने के लिए 100 लोग सामने आ जाते हैं कि ये हमारा पढ़ा हुआ बच्चा है, इसने हमसे एक लाइन पढ़ी थी, इतने में लोग कहने लगते हैं। लेकिन जब यहाँ पे 3 बच्चों की डेथ हो गई तब यहाँ पे जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, ना कोचिंग संस्था ना वो, कि आखिर ये मुद्दा हुआ कैसे। तो यहाँ पर देखोगे कि इसमें भी केवल यही चलता है कि बस इस पे एलिगेशंस लगा दो, दोषारोपण कर दो, ये हमारा डिसीजन नहीं था, ये हमारा डिसीजन नहीं था। तो यहाँ पर ये सबसे आसान चीज होती है, जिम्मेदारी मतलब दोषारोपण कर दो, तो यहाँ पर जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ही नहीं होता है। जब 10 लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं और बात बिगड़ जाए तो कहते हैं उसने कहा था, उसने कहा था। ऐसा होता है हमारे निजी जीवन में भी, आपने विश्वास किया होगा, इस चीज को अनुभव किया होगा। तो दोषारोपण और इसमें जिम्मेदारी का अभाव होता है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है कि आखिर ये जो हादसा है वह हुआ तो हुआ कैसे। अगर कोई नीति गलत बन जाती है तो इसमें कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है ना। तो यहां पर ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो गठबंधन की सरकार की अगर हम बात करें, एक और इसकी विशेषता है कि इसमें जो मंत्रिमंडल बनेगा, आप सबको मंत्री बनना है, सबको मंत्री बनना है। जिन्होंने सरकार को सपोर्ट किया उनको तो चाहिए भैया, कैबिनेट में भी जगह चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी जगह चाहिए। तो मंत्रिमंडल का जो आकार है वह बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण के लिए 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, और वो जो मंत्रिपरिषद था उस मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 70 थी, और इसलिए उसको जंबो मिनिस्ट्री कहा गया था। अब सब सहयोगी दल है, उन सभी को संतुष्ट करना है, और ऐसे में आप सबको मंत्री पद दोगे। लास्ट इसमें यह कहा जाता है कि प्रशासनिक विफलताओं की जो कमी है उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है, तो बस एक दोषारोपण जो है वह चल जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से सब मुंह फेर लेते हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से सब मुंह फेर लेते हैं। तो यहां पर मंत्रिमंडल का आकार बढ़ जाता है, मंत्रिमंडल का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है ना। तो ये इसके गुण और ये इसके अवगुण थे। आया समझ में? कुछ गठबंधन की सरकारें मैं आपको बताती हूं। पहली सरकार आती है 77 से 79, जनता पार्टी, है ना। 79 में 80, अब देखो 77 से 79 से 80 फिर जनता पार्टी की सरकार आती है, जिसमें चरण सिंह जो है
वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात आपको पता है 1977 में जब ये आपातकाल खत्म होता है, आपातकाल के बाद जो चुनाव हुआ उसके बाद किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो सबने जोड़ तमोड़ करके सरकार तो बना ली। अब इंदिरा गांधी हार जाती हैं उसमें, है ना। और देखो बच्चों कि यहाँ पर ये जो सरकारें बन रही थी, आपने देखा कि कोई ये 5 वर्ष का कार्यकाल पूरी नहीं कर पाई। तो पहली सरकार जब बनती है और यहाँ पर 77 से 79, फिर दूसरी 79 से 80 जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, जनता पार्टी, कांग्रेस एंड बिहार, मतलब कुछ और जो बाहरी समर्थन दल है, और भी आप देख लीजिएगा कौन कौन था। तो यहाँ पर क्या है कि और फिर 89-90 में फिर सरकार बनती है राष्ट्रीय मोर्चा की, जिसमें वीपी सिंह जो है वह जनता दल से ये पीएम बने थे। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि जो आप 5 साल का कार्यकाल तो नहीं देख रहे, सबसे बड़ी बात तो हमें यहाँ पे ही समझ में आ रहा है, ये फैक्ट ही बता रहे हैं कि जो इस देश में घटित हुआ है इसका मतलब गठबंधन की उम्र लंबी नहीं होती। इसलिए सबने कहा कि ये सरकारें अस्थिर है, ये सरकारें जो वे अल्पजीवी है। फिर देखो 1991 यहाँ पे आती है जनता दल समाजवादी जनता पार्टी, है ना, जिसमें कि चंद्रशेखर जो है वो सरकार में आते हैं, वो बनते हैं। फिर एच डी देवगौड़ा की सरकार आई, इंद्र कुमार गुजराल की। 1998-1999 में जो सरकार आती है जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारतीय जनता पार्टी के ये पीएम बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 99 से लेके 2004 तक फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन है, एनडीए अलायंस है, अटल बिहारी वाजपेयी इसके पीएम बने। मनमोहन सिंह जी की बात करेंगे 2004 से लेके 2009 तक। यूपीए जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है जिसमें कि मनमोहन सिंह कांग्रेस से जो सदस्य थे ये प्रधानमंत्री बने, है ना। और 2009 से लेके 14 तक देखें तो फिर 2009 से लेके 14 तक देखें तो फिर यहाँ पे किसी सरकार बनी, गठबंधन की सरकार बनी। ठीक है, और फिर 14 से लेके 19 अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ऐसी सरकार बनती है 2014 के बाद से कि यहाँ पे जो बहुमत है वह मिल गया, तो बहुमत वाली सरकार आई। बाकी जो इसके पहले की सरकारें आ रही थी वो ज्यादातर ऐसी थी। ठीक है, और अभी भी आप देखेंगे कि गठबंधन की सरकार बन गई अब तीसरी बार। तो यहाँ पर ये इसके गुण और अवगुण है। आओ जरा इस क्वेश्चन को देखें। गठबंधन सरकार विभिन्न दलों को एक साथ लाकर संतुलित निर्णय लेती है, विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुष्ट करती है। विविध संस्कृतियां, भाषाएं, समूह गठबंधन सरकारों को एक दलीय सरकारों की तुलना में अधिक प्रातिनिधिक और लोकप्रिय जनमत को प्रतिबिंबित करते हैं। ये अस्थिर है क्योंकि गठबंधन सहयोगी के नीतिगत मुद्दों पर असहमति होने के कारण सरकार गिर सकती है। हमने चूंकि गुण की बात की है, आपको लग रहा होगा तीनों बातें सही है, स्टेटमेंट तो अपने आप में तीनों सही है, पर इसमें पहला जो है वह सही है कि संतुलित निर्णय, दूसरी बात भी सही है कि अधिक प्रातिनिधिक है। अस्थिरता जो है इसका क्या है, अवगुण है, और यहाँ पे तो हम गुण पूछ रहे हैं ना, ये क्या है, इसका ये ड्रॉबैक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कोई दो जो है वह ऊपर वाले से ज्यादा सही सुमेलित है। आया समझ में। तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली जो गठबंधन का दौर है, नरेंद्र मोदी जी की ये तीसरा कार्यकाल है। ठीक है, आप देख संयुक्त मोर्चा है, एनडीए, यूपीए की सरकारें, ये ऐसे दौर थे जो कि गठबंधन सरकारों के थे। ठीक है, पहली गठबंधन की सरकार जिसने पहला कार्यकाल जो अपना पूरा किया था वह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए वाली सरकार थी, पहली ऐसी सरकार थी जिसके द्वारा, जैसे कि आपने देखा कि 1999 से लेकर 2004 तक यहाँ पे जो सरकार बनती है, अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बनते, ये पहला ऐसा कार्यकाल था किसी गठबंधन की सरकार का जिसने कि अपना एक कार्यकाल मतलब 5 वर्ष पूरे किए। इसके पहले तो 1 साल, 2 साल, 13 दिन की सरकारें गिरी। वो सरकार गिरने का, वो सारी सरकार गिरने का मेन रीजन यही था कि कोई भी ऐसा एक हित हो सकता था, कोई भी एक छोटा सा हित किसी का, और ऐसे में सरकार जो है तड़ाम से गिर जाती थी। तो ये हो गया गठबंधन कोलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर बात करेंगे प्रेशर ग्रुप्स की, और उसके बाद फिर हम आएंगे अपना चैप्टर नंबर 87 राष्ट्रीय एकता। अब छोटे छोटे से चैप्टर जो है वे आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलो देखते हैं शुरू से हमने क्या पढ़ा है। गठबंधन सरकार की बात की। हाँ, एक बात और, ये टेलीग्राम चैनल है आप सभी के लिए, जिस @मंजू PWUPSC वाला, स्कैन करके ज्वाइन कर लो या फिर सर्च करके ज्वाइन कर लो। हमने आज की क्लास में गठबंधन सरकार का अर्थ देखा, गठन देखा, विशेषताएं, गुण और अवगुण की बात की। हमने जाना कि कोलिशन गवर्नमेंट जो कि संसदीय व्यवस्था में जरूरी है कि जो सरकार है वह आखिर कौन बनाएगा, है ना,
सरकार जो है ये कौन बनाएगा, तो सरकार वही बनाएगा जिसके पास मेजोरिटी होगी। और अगर एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, जो कि 272 का आंकड़ा है, तब ऐसे में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल साथ में आते हैं और इसी को हम कोलिशन जो गवर्नमेंट है वह कहते हैं। तो संसदीय व्यवस्था में बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है और जब एक दल को बहुमत नहीं मिलता तब ऐसे में होगा। तो हमने देखा कि टेक्निकली अगर हम कोलिशन वर्ड की बात करें, ये लैटिन भाषा का शब्द है और ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक साथ चलना, एक साथ बढ़ना, एक साथ विकास करना। इसका हिंदी अर्थ हम देखें गठबंधन, विभिन्न भागों को संयुक्त करना। हम बात करेंगे राजनीतिक अर्थ में देखेंगे तो राजनीतिक दलों का एक साथ आना, है ना, तो ये है मेन अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसको हम गठबंधन कहेंगे, राजनीतिक अर्थ हो गया। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अलग अलग मंत्री परिषद, अलग अलग जो दल है वह मिलकर मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। मंत्री परिषद का आकार काफी बड़ा हो जाता है, जैसे हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो समय है वह हो गया था। कब हो गया था, 1999 में। और उस वक्त की जो मिनिस्ट्री है उसे जम्मू मिनिस्ट्री कहा गया क्योंकि उसमें 70 मंत्री थे। ठीक है, इसके अलावा हमने साझी सहमति, साझी एजेंडा, इन सब की बात की। हमने जाना कि बेसिकली गठबंधन सरकार की क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं में हमने बात की कि यहाँ पे गठबंधन का आधार कुछ वस्तुएं, कुछ प्राप्तियां होती कि हमको क्या मिलेगा, हमारा क्या लाभ। कम से कम 2 सहयोगी दल होने चाहिए, विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मेलन है, स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील मामला है, आधार ही समझौता है, न्यूनतम कार्यक्रम ही बनेंगे ताकि सब जो है कम से कम इस पे मान जाए। एक विचारधारा के नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल मुद्दा है और इसका लक्ष्य ही मेन होता है समायोजन का, कि सत्ता जो है वह हमें मिल जाए। आगे हम चलते हैं और गुणों की बात करते हैं। विभिन्न हितों का सामंजस्य, शिकायतों का निवारण इसमें हो जाता है। विभिन्न हित एक साथ आते हैं, विभिन्न अलग अलग राजनीतिक दल एक साथ आते हैं, अलग अलग उनकी विचारधाराएं होती हैं, डेफिनेटली सामंजस्य होगा। अब जब अलग अलग लोग आएंगे, विविधता की बात होगी, जाति धर्म हर आधार पर हमें विविधता देखने को मिलती है इस देश में, और ऐसे में जो प्रतिनिधित्व है ये ज्यादा करेगी बजाय इसके कि एक ही पार्टी को मिल जाए। ठीक है, तो गठबंधन सरकार को अच्छा माना जाता है, अलग अलग विचारधाराएं, और इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय जब लिए जाते हैं तो ये मामला ज्यादा स्वीकार्य हो जाता है। संघीय जो है वह मजबूत व्यवस्था मजबूत होती है। क्षेत्रीय दलों की अगर हम बात कर रहे थे कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि सरकार क्या कर रही है, जो क्षेत्रीय मामले है ना, क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, उनको भी स्थान दे रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। राजनीतिक मनमानी पर इसमें रोक लगती है, संतुलित निर्णय लिए जाते हैं। अवगुण हमने देखा कि यहाँ पे जम्मू मिनिस्ट्री बन जाती है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय बन गई थी, इसमें कि 70 मिनिस्टर थे। अस्थिर अल्पजीवी होती है, प्रधानमंत्री का प्रभाव कम हो जाता है, गठबंधन जो है वह सुपर पीएम और सुपर कैबिनेट हो जाता है ना। सरकारी मशीनरी के संचालन के लिए जो मंत्रिमंडल, उसकी भूमिका कम हो जाती है, कार्यपालिका बाध्य हो जाती है क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने के लिए, उनको जो प्राथमिकता है वह मिल जाती है। और वही दोषारोपण वाली बात कि किसी ने प्रशासनिक विफलता की जिम्मेदारी जो है वह नहीं ली, सब एक दूसरे पर दोष ही मरते रह गए। दोषारोपण इसकी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, अवगुण है। आया समझ में? तो ये था हमारे आज का सेशन। उम्मीद है आपको चीजें पसंद आई होंगी, टॉपिक पसंद आया होगा। फिर भी लगता है कि कुछ ऐसा है जो कि आपको पूछना चाहिए, फिर भी ऐसा कुछ लगता है कि आपको समझना है और टॉपिक, आप कमेंट किया कीजिए। सभी कमेंट्स देखते हैं, सभी टीचर्स सभी क्लासेस के कमेंट्स जो है बच्चों वह देखते हैं। अगर आपको टीचर तक कोई बात पहुंचानी है वो बहुत आसानी से पहुंच सकती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें कुछ कहना है, हम कहाँ कहें, तो आपके पास है ना इसमें कि आप कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी क्या विचारधारा है, फिर गठबंधन करेंगे फिर आगे। तो 84 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। अब देखो इसमें मैं आपको एक बार बता देती हूँ नंबर ऑफ चैप्टर्स। आपको पता है कि 92 चैप्टर्स बेसिकली हमें पढ़ने हैं। ठीक है, 84 चैप्टर आपका हो चुका है। कल दल बदल की बात 5-7 चैप्टर और बच्चे, लक्ष्मीकांत आपकी खत्म हो गई। फिर हम देखेंगे कुछ रिविजन या टेस्ट टाइप की चीजें जो है हम करेंगे, लाइव सेशंस कुछ लेकर आएंगे। ठीक है, कुछ लाइव सेशंस कुछ चीजें लेकर आएंगे जिसमें कि आपका जो रिवीजन है वह हो जाए। 5-5 7-7 जो टॉपिक्स है आप पढ़ते जाइएगा और हम यहाँ पर जो टेस्ट वगैरह है वह कंडक्ट कराते जाएंगे। एक रिवीजन आपका हो जाएगा ताकि बच्चे, अगर जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए सारी चीजें ऑनलाइन ही अवेलेबल हो पाए, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो पाए। ये पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उम्मीद है मुझे इतनी, मतलब इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने इस प्लेलिस्ट के जो आपके 90 चैप्टर्स होंगे, अगर ये आपने देखे हैं, पॉलिटी का ऐसा कोई टॉपिक नहीं रह जाएगा जो आप समझ ना पाए। जो हाल फिलहाल में चल रहा होगा करंट अफेयर में आप वो समझ ना पाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर आप एक बार बेसिक चीजों को समझते हैं कि गठबंधन की सरकार क्या होती है, आप समझ गए। अब वर्तमान में क्या क्या मुद्दे चलेंगे आपको वो सारे समझ में आएंगे। आपको
वो क्यों हो रहा है आपको उसके पीछे का रीजन समझ में आता है। बाकी लोगों को दिखता है कि हो क्या रहा है, आपको ये समझ आता है पढ़ने के बाद कि ये क्यों हो रहा है। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे तो आपको रीजन पता है, क्योंकि आपने न्यायपालिका को पढ़ रखा है, ठीक से पढ़ रखा है। संसद में कुछ भी हो रहा है आपको पता है कि ये हंगामा क्यों हो रहा है ना, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। तो वो जो वाई है ना, वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ता है। आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा चीजों को जानने की कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। यूपीएससी एस्पिरेंट को देखो इतना सजग होना चाहिए, इतना अवेयर होना चाहिए कि उसके चारों तरफ जो है आखिर चल क्या रहा है। अगर अभी आपने करोल बाग का जो इंसिडेंट देखा कि 3 बच्चों की डेथ हो गई, ठीक है, जैसे कि बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ये डेथ नहीं है, मर्डर है, जो कि एक सही भी है। इस बात को सभी जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि किसी न किसी की लापरवाही तो इसमें है। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली अभी भी दोषारोपण ही चल रहा है। कोई कह रहा है कोचिंग संस्था, कोई कह रहा है सरकार, बस यही सारी मामला। एक जो कोई बॉल लेने को तैयार नहीं है, सब दूसरे के ही पाले में फेंक रहे हैं। एटलीस्ट बच्चों को भी एक मैसेज मेरा ये है बच्चों, इस बात पर आप कभी भी किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने ऑफलाइन जाते हैं, एक तो सच बात बताऊं कि आपको ऑनलाइन चीजें तो अवेलेबल हैं ही, है ना। अगर ऐसा लग रहा है कि हमारी वो कंडीशन नहीं है कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ हम ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, और कंडीशंस रहने की, खाने की व्यवस्था, सारी चीजें सही नहीं है, कोशिश करो ऑफलाइन करो, ऑफलाइन ना करो, ऑनलाइन जो है वह कर लो, अपने घर पे रहते हुए सारी चीजें कर लो, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। सारा अब तो इतना डिजिटल हो गया है हर एक चीज कि सरकार की चाहे कोई योजना हो, सारी चीजें आपको ऑनलाइन घर बैठे मिल जाती हैं। अगर फिर भी लगता है कि नहीं हमें एक वो माहौल चाहिए कि हाँ, तो फिर आप फिर भी प्रेफर, बच्चे तो करते ही है ना। लेकिन एक बात जो मतलब मैंने ही पर्सनली महसूस किया कि कुछ ही दिन होते हैं सब सारी बातें भूल जाते हैं। कितनी भी बड़ी चीज हो, कितना भी बड़ा रेल एक्सीडेंट हो जाए, अभी हाल ही में आपने देखे एक रेल एक्सीडेंट हुआ, कि कोई हवाई दुर्घटना हो जाए, दूसरे दिन फिर उतने ही टिकट कटेंगे, उतने ही लोग जाएंगे। तो लोग इन चीजों से बहुत सबक नहीं लेते हैं, कुछ दिन होगी सारी चीजें फिर ठंडी हो जाती हैं। तो मैं आपके लिए एक पर्सनली एडवाइस ये देना चाहूंगी कि कभी भी किसी कोचिंग में एडमिशन लो, एटलीस्ट देखो कि वो आपको एटलीस्ट कैसी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। जो आपको व्यवस्था नहीं दे सकता वहां एडमिशन ना ले। लग रहा है कि यहाँ रहने की कंडीशन सही नहीं है ना, तो सेना, अगर इतना शहीद होने का है आपका तो भाई सेना में जवान बन जाओ, वो ज्यादा सही है ना। यहाँ शहीद होने का कोई मतलब है नहीं। तो देखो अगर कंडीशन सही नहीं मिल रही हैं तो आप वहां पर उस कोचिंग संस्था में एडमिशन बिल्कुल भी ना लें। चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें कि हम बात करेंगे दल बदल कानून की, एंटी डिफेक्शन लॉ की। सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।